नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कल हम जब दस्तक देने आए थे तो इस बात का अंदेशा तो था कि देश में आमिर खान की बात को लेकर हंगामा मचेगा। कल बुलेटिन हमने उसी के बयान से शुरू किया था और आज जब शुरू कर रहे हैं तो देखिए आमिर ने बोला और उसके बाद चेहरों का अंबार लग गया। बजाय इसके कि आप इस बात पे बरहम हो कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, रवैया ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है। आमिर खान बताए कि वो पाक, सीरिया, फिलिस्तीन, टर्की, लेबनान, ईरान, इजराइल कौन से देश में जाना चाहते हैं। हमको ना डरने की जरूरत है, ना खौफजदा होने की जरूरत है, बल्कि हमको और ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हुकूक दस्तूर हिंद ने हमसे वादा किया है और दस्तूर हुकूक हासिल करेंगे हम। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। हुकूमत का कर्तव्य है कि वो जो बीवी और शौहर के बीच में जो घटा था उस सच्चाई से आंख मिलाएं और अगर खौफ की वजह है तो उसे दूर करें और अगर नहीं है तो उनको आश्वासन दिलाएं कि साहब आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं। आज चेहरे गिनने की कोशिश की तो यकीन जानिए 3 दर्जन चेहरे निकल कर आए जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया आमिर खान के बयान को लेकर दे दी। तो दस्तक में जरा टटोलने की कोशिश की जाएगी इस देश के भीतर के माहौल में कौन क्या कहता है, लेकिन इस देश में जब वाकई देश आहत होता है तो क्या इतने लोग इस जल्दबाजी से बोलने भी आते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में नसीरुद्दीन शाह साहब जुड़ रहे हैं। नसीर साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। प्रसून आदाब जी। सवाल है, असहिष्णुता के सवाल पर देश में क्या लकीर खींची जा रही है? एक तरफ सहिष्णुता, एक तरफ असहिष्णुता, यही मुख्य सवाल देश के भीतर है। टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस। जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर क्या माना जाए ये स्थिति आ गई है? हर एक अपने आप को तो टॉलरेंट ही समझता है। जो लोग नफरत भरे भाषण देते हैं वो भी टॉलरेंट ही होते हैं। जो लोग कुल्हाड़ियां और लाठियां लेके किसी बेगुनाह के घर में घुस को उसको मार डालते हैं वो भी टॉलरेंट ही होते हैं। जो लोग अपने मुल्क के हिफाजत की बात करते हैं कि हमारे मुल्क को जिस बात पे फख्र था वो तबाह हो रहा है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। और जो लोग एकता की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, उन्हें गद्दार कहा जाता है। नसीर साहब, हम चाहेंगे आज आप बने रहे हमारे साथ। हम एक एक सवाल को चाहते हैं कि उठाते चले। नहीं है, क्योंकि हर एक ही अपने आप को टॉलरेंट ही समझता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहे नसीर साहब, क्योंकि सवाल ये था, ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ, वो मुद्दे क्या हाशिए पर चलेगा, इस देश के भीतर उनके हालातों को देखने की स्थिति में कोई है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जरा एक रिपोर्ट देखिए। जनता और नेता दोनों ही दादरी के अखलाक को भूल चुकी होगी, क्योंकि शाहरुख याद है सरकारें सुनपेड़ में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना को भी भूल चुकी होगी, लेकिन आमिर खान पर सर फुटअव्वल के लिए वो तैयार है। दादरी में अखलाक का परिवार अब क्या कर रहा है, या फिर फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में उन दलित माँ बाप की क्या हालत है जिनके दोनों बच्चे जिंदा जला दिए गए, कोई नहीं जानता या कोई खबर नहीं। लेकिन ये लोग अखलाक और सुनपेड़ गांव के दर्द को नहीं जानते। तो देश का दर्द यही है। शाहरुख और आमिर खान अपने हुनर और तकनीक के आसरे बाजार में बदलते देश में जितना हर घंटे कमा लेते हैं, उतनी कमाई साल भर में भी अखलाक के परिवार और सुनपेड़ गांव के जितेंद्र कुमार की नहीं है। और कोई नहीं जानता कि अखलाक के परिवार का अपने ही गांव में जीना कितना मुहाल हो चुका है, और जितेंद्र कुमार को अब कोई वैसी सुरक्षा भी नहीं जिसके आसरे वह स्वतंत्र होकर जिंदगी जीता नजर आए। लेकिन आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा पुख्ता है। सुरक्षा यूं भी शाहरुख खान के घर के बाहर हमेशा रहती है। यानी रईसों की जमात की प्रतिक्रिया पर क्या सड़क क्या संसद, हर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार है। लेकिन सामाजिक टकराव के दायरे में अगर देश में हर दिन 1000 से ज्यादा परिवार अपने परिजनों को खो रहे हैं और नेता मंत्री तो दूर पुलिस थाने तक हरकत में नहीं आ रहे, तो अब सवाल सीधा है, क्या सत्ता के लिए देश की वह जनशक्ति कोई मायने नहीं रखती जो चकाचौंध भारत से दूर
2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। इसीलिए जो आवाज विरोध या समर्थन की उठ रही है वह उसी असहिष्णुता के सवाल को कहीं ज्यादा पैना बना रही है जो गरीबों को रोटी नहीं दे सकती और रईसों को खुलापन। असल में आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था के रास्ते चलने के बाद बीते 25 बरस का सच इस देश का तो यही हो चला है कि पूंजी ने देश की सीमा मिटा दी है, पूंजी ने अपनी दुनिया बना ली है और मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक उन्हीं गलियों में भारत का विकास खोज रहे हैं जो चकाचौंध से सराबोर है। इसीलिए सत्ता की महत्ता हथेलियों पर देश को चलाते 8,000 परिवारों पर जा टिकी है जिनके पास देश का 78% संसाधन है और देश की नीतियां सिर्फ 12 करोड़ उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। यानी देश में असहिष्णुता इस बात को लेकर नहीं है कि असमानता की लकीर मोटी हो रही है। कानून व्यवस्था सिर्फ ताकतवरों की सुरक्षा में खप रहा है। किसान को राहत नहीं मिली, मजदूरों के हाथ से रोजगार छिन गया, महंगाई ने जमाखोरों और कालाबाजारियों के पौबारा कर दिए। और ये सोचने की बात है कि अखलाक के परिवार की त्रासदी या सुनपेड़ में दलित का दर्द। मुश्किल सवाल यह है कि एक बात आमिर खान ने कही, उसके बाद कहा गया कि टिकट हम दे देंगे, आप चले जाइए। इस देश के भीतर का सच इस सरकार के विदेश मंत्रालय के जरिए हम जरा आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल दुनिया के किन किन देशों में भारत से लोग जाकर रह रहे हैं, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई रोजगार की तलाश में भारत छोड़कर चला गया। एक तस्वीर देखिए, हाल के दिनों की जो तस्वीर है वो क्या होती है। अमेरिका में 22,43,239 लोग हैं भारतीय। फटाफट इसको दिखाया जाए। मलेशिया में 20,50,000 लोग हैं। यह सिलसिला हमने 10 देशों का चुना है। सिर्फ सऊदी अरब में 17,89,000 लोग हैं। यूएई में 17 लाख लोग रहते हैं। श्रीलंका में 16 लाख भारतीय हैं। ब्रिटेन में 15 लाख भारतीय हैं। दक्षिण अफ्रीका में 12,18,000 भारतीय हैं। कनाडा में 10 लाख भारतीय हैं। मॉरिशस में 8,82,220 हैं। सिंगापुर में 5,90,000 भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4,48,430 भारतीय हैं। दुनिया के 222 देशों में अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा तादाद है और जान के हैरत होगी कि 3 करोड़ भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। सवाल है कि देश सक्षम हो जाएगा तो इन्हें हम टिकट भेज देंगे, आप इस देश में आ जाइए। इस देश में जाने के लिए टिकट देने के लिए हर कोई तैयार है। नसीर साहब, ये सवाल जहन में बार बार आता है, रास्ता किधर जाता है और हर कोई चेताता क्यों है? पाकिस्तान का रास्ता दिखाता क्यों है? जाती फैसला करना पड़ेगा हर एक को मेरे ख्याल से। जैसा कि मेरा जाती फैसला यह है और यह हमेशा से था, मेरे वालिद का भी, जो पार्टीशन के वक्त यहां पे रुके जब उनके भाई चले गए थे, और मेरे दोनों भाइयों का भी, जिनमें से एक ने 2 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान के लिए और जिन्हें अपनी देशभक्ति साबित करने की भी कोई कतई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए, हमारे सामने रास्ता ये है कि या तो डर के दुबक जाओ कि नहीं भाई हम आउट नंबर्ड हैं और हमारे खिलाफ बहुत लोग हैं, और या अपनी ज़िंदगी जैसे कि हम गुजारते आए हैं उसी तरह से गुजारते रहें जहां हमें डर या खौफ की ज़रूरत ना हो। और मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे डर किस बात का है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पैदा यहां हुआ हूं, मैं मरूंगा यहां। मेरे ख़ानदान की 4 पुश्तें यहां पैदा हुई और मरी हैं और यहां दफन है ज़मीन में। मैं यहां का हूं, ये मेरा घर है। मैं यहां किसी के एहसान की वजह से या किसी की उदारता की वजह से नहीं रह रहा हूं। मैं यहां रह रहा हूं क्योंकि ये मुल्क मेरा है और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं ये बात पर्टिकुलरली और स्ट्रांगली कहना चाहता हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे विद आमिर खान, कि मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया है कि मैं ये मुल्क छोड़ के जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कभी भी अपनी ज़िंदगी में कि मेरे साथ किसी तरह का तासुब हो रहा है, या मेरे भाइयों को या मेरे वालिद को भी, जैसा मैंने कहा, उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा है। अब बने रहेंगे हमारे साथ, बने रहिए जरा नसीर साहब, क्योंकि कुछ सवाल और जहन में है। दरअसल ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आमिर खान ने जिस बात का जिक्र किया, आमिर खान दरअसल यूपीए सरकार के दौर में भी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे कुछ कार्यक्रमों के तहत, और मोदी गवर्नमेंट में भी, यानी एनडीए की सरकार में भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो। क्या यही एक आहत करने वाली स्थिति रही कि आमिर खान ने जिस बात का जिक्र किया, या वाकई इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया कि हम देश छोड़ना चाहते हैं, या देश छोड़ने की स्थिति आ गई, हालात आ गई है, सुधारा जा सकता है? जरा रिपोर्ट देखें। और आमिर खान ने कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के दौर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जो बीजेपी पचा नहीं पा रही और मोदी सरकार निगल नहीं पा रही। खान साहब,
दुनिया में भारत से अच्छा देश आपको नहीं मिलेगा। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिलने वाला है। इंटॉलरेंस के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे से उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज़मीन की हकीकत को देखना चाहिए और ज़मीन की हकीकत सौहार्द की है, प्यार की है, भाईचारे की है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी और मोदी सरकार के मंत्री भी जिस तेजी से निकलकर आमिर खान को खारिज करने के लिए आए, उतनी तेजी कभी इससे पहले किसी भी असहिष्णुता होते सवालों को लेकर न मंत्री ने दिखाई न राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। यहाँ पे इतनी जल्दी प्रेस रखी, आप लोग को आने में दुश्वारी हुई, क्षमा करेंगे, लेकिन सुबह से दबाव था कि और जल्दी किया जाए। तो क्या देश जुबानी जंग में जा उलझा है या फिर विकास के उस चकाचौंध में जहां मान लिया गया है कि सत्ता के ब्रांड एम्बेसडर रईसी होते हैं। सत्ता रईसों के चोंचलों से ही घबराती है। रईसों के साम्राज्य में कोई सत्ता सेंध नहीं लगा सकती। इसीलिए अरसे बाद संसद भी उसी तर्ज पर जाग रही है जिसमें असहिष्णुता के सवाल पर नोटिस देकर विपक्ष 2 दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बहस चाहता है। तो असहिष्णुता के सामने अब हर सवाल छोटा है, चाहे वो महंगी होती दाल हो या फिर आतंकवादी संगठन आईएस का संकट, बढ़ती बेरोजगारी की बात हो या फिर नेपाल में चीन की बढ़ती शिरकत, सब कुछ गौण है। नसीर साहब, एक सवाल तो जहन में है, इस दौर में मीडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ चुका है, सोशल मीडिया है, क्या ये वजह है कि प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आ रही है या फिर सरकार सत्ता इस लिहाज से हो चली है? नसीर साहब, किसी हद तक हो सकता है, जैसे कि मिस्र का फेसबुक रेवोल्यूशन हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसा होने का कोई खतरा यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो हमारी उच्च स्तर के जो राजनीतिज्ञ हैं उनका भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस स्तर तक गिर गया है, उसे देख के बेहद अफसोस होता है कि लिटरली एक दूसरे को गालियां दिए बगैर जितना बुरा भला कहा जा सकता है वो कहा जा उन्होंने एक दूसरे को कहा। डिप्लोमेटिक जबान तो बिल्कुल खिड़की से बाहर उड़ गया था। तो अगर ये मिसाल कायम करेंगे हम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर आप कॉमन मैन से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं तो आप कह रहे हैं हुकूमत कर रहे हैं, मतलब इसका क्या है? सेवक नहीं है वहां पर, अब हुकूमत है। जी हाँ, हो तो रही है। मेरे ख्याल से मुल्क चल ही रहा है किसी भी तरह, और मैं नाउम्मीदी की तरफ नहीं बढ़ूंगा और मैं सिनिसिज्म की तरफ नहीं बढ़ूंगा और मैं डर की तरफ नहीं बढ़ूंगा। मुझे क्या डर, मैं अपने घर में हूं। हम ये सवाल इसलिए, नसीर साहब बने रहेंगे, ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया इस दौर में वाकई प्रतिक्रियावादियों को उभारता क्यों? जरा रिपोर्ट देखिए। ये लड़के हिंदू सेना के हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन इस हंगामे शोर कवर करने के लिए इन लड़कों से कहीं ज्यादा तादाद में मीडिया के कैमरे हैं। पुलिसकर्मियों की तादाद भी ज्यादा है, और चूंकि विरोध मुंबई की सड़क पर आमिर खान के घर के बाहर है, तो आवाज में चेतावनी भी है। जब आपको इतनी तकलीफ है यहाँ पे, तो पाकिस्तान जा सकते हैं। हिंदू सेना की यही मांग है। जी, यही है स्वतंत्रता। जिसने जहां चाहा उसने वहां कहा, और मजबूत तकनीकी माध्यमों के आसरे देश ही नहीं दुनिया ने भी आवाज सुन ली, और लगा यही कि वाकई देश में जबरदस्त टकराव है। सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तो हर हाथ में है। जिसे प्रतिक्रिया देनी हो वह दे सकता है। आमिर खान ने एक अखबार के कार्यक्रम को चुना। दिल्ली के सीएम, जो आमिर खान के कहने से पहले लालू से गलबैयों को लेकर फंसे हुए थे, बिना देर किए केजरीवाल ने आमिर के हर शब्द को सही बताते हुए ट्वीट कर दिया और झटके में देश की बहस मोड़ दी। सुबह होते होते कैमरे से लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों का हुजूम उमड़ गया। कोई सलाह दे रहा था, कोई समर्थन दे रहा था, तो कोई गुस्से में था, तो कोई गालियां दे रहा था। अनुपम खेर ने यह कहकर तंज कसा, आमिर खान, क्या आपने किरण से पूछा कि वह किस देश में बसना चाहती हैं? क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया? बहुतेरे सवाल हैं। सवाल यही है, इस दौर में मीडिया कितना हावी हो चला है। नसीर साहब, क्या सरकार इन स्थितियों से वाकिफ नहीं है या सरकार का रवैया इस दिशा में जा रहा है कि आप बोलिए मत? मुझे ऐसा लगता है कि वाकिफ होना नहीं चाहती। जिस तरह से
जो स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर गए हैं उनके साथ बर्ताव किया गया है। उन्हें भी बहुत बुरा भला कहा गया है, गलत गलत झूठे इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए हैं उन पर इल्ज़ामात हैं। अब भारतीय सैनिकों ने भी अपने मेडल्स वापस किए हैं, तो उनको भी क्या गद्दार कहा जाएगा? ये उन जनरल साहब से पूछना चाहिए जो हर बात पे तोप छोड़ते रहते हैं। अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे मुल्क में ये खराबी है, इसको ठीक करो, तो ये कहां की गद्दारी हुई? नहीं तो फिर ऐसे में क्या कहा जाए सरकार को लेकर, नजरिया क्या है उसका? हुकूमत के तरीके के बारे में मैं तो कह नहीं सकता, मैंने कभी की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये हुकूमत का तरीका हो। लेकिन जो बिहार में हुआ उससे ये साबित होता है कि मेरे ख्याल से ये नहीं है। एक सवाल बचा हुआ है, हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह भी, आमिर खान को इस देश ने आमिर खान बनाया गीत संगीत सिनेमा के जरिए, और उस आइन में अगर मौजूदा वक्त को देखें तो क्या स्थिति है सरकार और हुकूमत को लेकर? दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत। यकीनन दिल किसी का नहीं मानेगा कि भारत में सत्ता बदलने के बाद सत्ता की यह सहिष्णुता इतनी बढ़ चुकी है कि देश में रहें या कि ना रहें, यह सवाल हर जहन में उठने लगा है। लेकिन जब देश के हालात को सच की जमीन पर परखें तो दिल यह जरूर मानेगा कि देश गरीब और रईसों में बटा हुआ है। गरीब नागरिक वह है जो सत्ता के पैकेज पर निर्भर है, और रईस नागरिक वह है जिस पर सरकार की साख जा टिकी है, और उसी के लिए विकास का टंटा हर सत्ता चकाचौंध के साथ बनाने में व्यस्त हो चुकी है। इसीलिए देश के हालात को लेकर जब देश का गरीब सत्ता से कोई सवाल करता है तो वह किसी के कान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जैसे ही चकाचौंध में खोया रईस सत्ता पर सवाल दागता है तो सरकार में बेचैनी बढ़ जाती है। ध्यान दे तो मोदी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर वही चेहरे बने जिसमें से अधिकतर की जिंदगी में एक पांव देश में तो दूसरा पांव विदेश में ही रहता है। और संयोग से आमिर खान को भी मोदी सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका भी मिला, और इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ आमिर खान की गुफ्तगू हर किसी ने देखी भी और समझी भी। तो क्या मोदी सरकार का दिल इसलिए नहीं मान रहा कि जिन्हें अपना बनाया वही पराये हो गए? नसीर साहब, पिछले सवाल के आखिरी शब्द आपने कहा था बिहार चुनाव में ऐसा दिखाई दे गया, लेकिन हमारा सवाल अब आखिरी सवाल इस आपसे यही है, क्या ये मान लिया जाए कि चुनावी जीत इस देश में समूची ताकत दे देती है और वही पैमाना इस देश का हो चला है, यानी उसी से रास्ता निकलेगा? अगर हमको नरक में उतरना है तो ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो नहीं। मेरे ख्याल से आखिरी लड़ाई जो होनी चाहिए वो तालीम पाने के लिए और ये तासुब दूर करने के लिए होनी चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमान तबके को तालीम पाने की तरफ अपना ध्यान रुझान अपना तरफ बढ़ाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। हालात आपके सामने हैं, मुद्दे आपके सामने हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद इस देश का नया सच तमाशे